जब भी हम भारत की तरक्की की बात करते हैं तो गांव को नहीं भूल सकते। क्या सच में गांव का विकास हुआ है? बड़े बड़े वादों के साथ होने वाले विकास में एक बहुत बड़ा वर्ग भ्रष्टाचार का शिकार और कमजोर प्रणाली को लगातार एक तस्वीर दिखा रहा है। उनमें से हम कुछ चित्र और चलचित्र का एक नमूना आपके सामने लेकर आए हैं। अक्सर कहानियों में समृद्ध दिखता हुआ गांव ही हमें अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। सरकारी योजनाओं और उनमें हुए विकास के बीच झुलती कई जिंदगी एक नई सुबह का आज भी इंतजार कर रही है। हम सबको शिक्षा का अधिकार के नारे स्कूल की दीवारों पर लिख तो सकते हैं, लेकिन उस दीवार के दरवाजे पे कितने जरूरतमंद बच्चे शिक्षा लेने पहुंचते हैं, वो सोचने की बात है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए नाम की नहीं, इसके लिए काम की ज़रूरत है। बेटी के साथ साथ उन सभी माँ बहनों का भी सोचना चाहिए जो त्योहारों पर भी नए कपड़े पहनना उनके लिए एक सपने जैसा होता है। एक वैसे समुदाय की महिलाएं जो 400 रुपये रेस्टोरेंट की उस टेबल पे बख्शीश छोड़ आती हैं, उस 400 रुपये की कीमत उन विधवा महिलाओं से पूछिए जो इसका इंतजार पूरे महीने करती हैं। अपने पेट की भूख को हम तरह तरह के पकवान के साथ रोज भरते हैं, मगर उस भूख का वास्तविक अनुभव वही करते हैं जिसको 2 वक्त की रोटी के लिए भी जिद्दोजहद करनी पड़ती है। हम आपको हमारे इस प्रोग्राम में और इसके आने वाले हर एक भाग में एक ऐसे ही गांव मोहल्ले को दिखाएंगे जो आपको, मुझे और इस विकास प्रणाली को उंगली दिखाते हुए सोचने पे मजबूर करता है। नमस्कार, मैं संदीप आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लेट्स फेस द ट्रूथ पे। फिर आज हम वही दिखाने जा रहे हैं सीधे ज़मीन पे, आपका अपना पसंदीदा एपिसोड जो हम बार बार लेके आ रहे हैं और जहां सीधे आपको गांव दिखाने की कोशिश करते हैं। हम आज ऐसे ही एक गांव में पहुंच चुके हैं। आज गांव में हम एक, मेरे और आपके जैसे एक आम पब्लिक और एक पूरा, ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जो लोग इकट्ठे हुए हैं, इन सब से बात करेंगे ज़मीनी हकीकत की कि लॉकडाउन में इनका पूरा समय कैसा गुजरा। चूँकि हम बिहार में खड़े हैं, ये मिथिलांचल की वो पावन ज़मीन है जो राजा महाराजाओं के दशरथ के टाइम से और उनके वक्त से इस ज़मीन को पावन किए उनके कदमों के निशान कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल जाएंगे। और नेपाल काफ़ी पास है यहाँ से, तो हिमालय की हवा भी क्रॉस करती है इस वादियों को। आज हम आपकी मुलाकात सबसे पहले करवाएंगे, ये एक शिक्षक हैं। शिक्षा जो एक रीढ़ मानी जाती है किसी भी देश के लिए, उस देश की रीढ़ को ये संभालते हैं। ये बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उनके भविष्य के लिए उनको काफ़ी कुछ सिखाते हैं। सर, अपना नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम अजीत झा। अजीत झा, आपका अपना पेशा और सब कुछ बताइए थोड़ा सा। मैं पैसे से शिक्षक हूँ और बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ। जो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत हो चुकी है, उस उद्देश्य से मैं इस काम में लगा हुआ हूँ कि शिक्षा चूँकि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जा सकती है आज के दौर में, और उसी में लगा हुआ। कब से कर रहे हैं ये काम आप? मतलब कब आपको ऐसा लगा कि काम करना चाहिए, कितने टाइम से कर रहे हैं आप ये काम? 2010 से मैं इस प्रोफेशन में जुड़ा हुआ। तो सर, आपको क्या लगता है कि जो लॉकडाउन, जैसे शुरुआत मार्च में भारत के अंदर एक कोविड-19 जो वायरस आया, फिर सब कुछ अचानक से बंद हो गया, सब कुछ ठप पड़ गया, उस बीच में शिक्षा जो रीढ़ है, 6 महीने का गैप पड़ा है बीच में बच्चों की शिक्षा पे, उसका क्या प्रभाव देखते हैं? क्योंकि आने वाले वक्त में भी लगभग 7वीं 8वीं कक्षा तक के बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकेंगे कुछ दिनों तक, तो इनका क्या दुष्प्रभाव और प्रभाव आपको लगता है कैसा आ सकता है? दुष्प्रभाव तो अभी मतलब प्रत्यक्ष रूप से मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी भी उसमें जुड़ा हुआ ही हूँ और किसी न किसी तरह उस माध्यम को सुचारू रूप से चलाना चाह रहा हूँ। किंतु ये जो समस्या लॉकडाउन के बाद जो उत्पन्न हुई है, वो अनवरत अभी है और इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ चुका है मेरे ख्याल से। कितने शिक्षक हैं आपके स्कूल में?
मेरे स्कूल में 11 शिक्षक हैं। और कितने तक की शिक्षा आप करवाते हैं? 6 क्लास तक करवाते हैं। तो चलिए, ये तो शिक्षा की बात हो गई। शिक्षा से पहले पेट की बात कर लेते हैं। शिक्षकों की तनख्वाह जो सैलरी होती है वो कैसे निकालते हैं? आज की अगर बात करूं तो उन शिक्षकों की हालत के बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वो सभी इसी से जुड़े हुए थे। उनका मुख्य धंधा मुख्य प्रोफेशन यही था। और अभी जो स्थिति है उस स्थिति में कैसे वो सरवाइव कर रहे हैं, ये तो सरकार ने कभी ना सोचा, ना जानना चाहा, ना पूछा। और ये बात किसी चुनावी मुद्दे की नहीं है। यहाँ पे बात सिर्फ वही आती है, आपके दिल से लगी बात होती है। जब पेट में दाना हो तो गाना भी अच्छा लगता है, वरना समय तो आपको पता ही क्या चल रहा है। ये उसी बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने शिक्षा बंद करवा दी, स्कूल बंद करवा दिए, लेकिन उस पेट को कैसे भरा जाए जिनका जीवन जीविका चलाने का साधन ही यही है, इसके बारे में बात करेंगे। ये बात समझने वाली है। इस पे आपको एक फीलिंग इनके चेहरे पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक सोच है जो दिल से निकल के आ रही है। किसी सरकार की मोहताज नहीं है कि वो कुछ सोच के बोलेंगे। ये इनके दिल की बात है जो बताना चाह रहे हैं। जी, कैसे फिर दिनचर्या कैसे चल रहा है उनका? उनका दिनचर्या मतलब क्या कहा जाए, किसी तरह। कोई हेल्प, कोई मदद की उम्मीद हम कहीं लोगों से नहीं? कोई कहीं से कुछ नहीं, कोई मदद नहीं। तो आप लोगों ने जो बच्चों की फ़ीस होती है वो ली, या ऐसे मतलब कि सब नहीं, कुछ? अभी तक तो नहीं ली है। अच्छा, तो आगे कैसा लगता, अगर आप जैसे आप शिक्षक हैं, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा अनुभव होगा। आपने देश की जो राजनीति व्यवस्था है और आने वाले समय में जो कुछ सुधार होने वाले हैं, होने चाहिए, जो मदद आनी चाहिए जो होएगी, आपको क्या लगता है कि किस तरह से मदद आनी चाहिए जो ज़्यादा तरीके से फ़ायदा हो सके आम पब्लिक को, आपको, आपके शिक्षक को और बच्चों को? देखिए, एक पैनल तो ज़रूर बनना चाहिए कि आप कैसे मदद करना चाहते हैं। आज अनाउंसमेंट होता है कि हम आपको ये दे रहे हैं, दिस दैट वगैरह वगैरह, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि वो यहाँ तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, ये कोई नहीं देखता। ये देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पहुँचने का एक जरिया, सुचारू जरिया होना चाहिए, एक पैनल होना चाहिए कि वो पहुँच रहा है, और उसका एक इंस्पेक्शन होना चाहिए कम से कम, कि वो पता चले कि नहीं यहाँ पहुँच रहा है, आपने जो दिया वो पब्लिक तक पहुँच गया। ये बिल्कुल ऑडिट की बात होती है। जैसे कि आप किसी भी प्राइवेट संस्था में जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनी, कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियल, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे रिलायंस हो गया, या फिर किसी हॉस्पिटैलिटी में जाते हैं, IHG जैसा कोई ग्रुप हो गया, या फिर ताज या ओबराय जैसे होटल हो गए, वहाँ पे एक छोटे छोटे काम के लिए इंस्पेक्शन होती है। जैसे आपने खाना बनाया, आपके खाने की क्वालिटी क्या, उसकी इंस्पेक्शन होती है, उसका एक ऑडिट होता है। इस तरह इन महाशय कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ का ऑडिट होना चाहिए। अगर आपने गांव में कोई मदद भेजी है तो उसका ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट नहीं हो रहा। नहीं, ऑडिट नहीं। अगर ऑडिट होती तो निश्चित है कि एक तरीके से हर जो भी हमारे पास पहुंचना चाहिए वो पहुंचती, बिल्कुल, लेकिन वो पहुंचती नहीं। बिल्कुल पहुंचती नहीं, इसका मतलब कि आपने देखा नहीं, आपने तो सिर्फ अनाउंस कर दिया जी। कि मैंने आपको ये दे दिया, मेरे पास पहुंचा या नहीं पहुंचा इसको कोई देखने वाला है नहीं। चलिए, इस पे बीच बहुत में सारा वो काम होना बाकी है। बहुत सारा काम होना बाकी है। तो अब आपसे एक और सवाल पूछते हैं जी, कि यूथ को किस तरह से देखते हैं आप? नौकरी क्या लेवल है? आप बिहार से बात कर रहे हैं और बिहार में बेरोजगारी दर उम्मीद है आपको पता होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ 44% से ज़्यादा है। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर बिहार में है। तो आप किस तरह से देखते हैं, चेंजेस कैसे होने चाहिए? एक्चुअली यहाँ अगर बेरोज़गारी की बात करें तो ये मतलब एक बहुत बड़ा वर्ग बेरोज़गार है अभी। बेरोजगार अभिशाप है। बेरोज़गारी तो बेरोजगार के मतलब में अभिशाप है यहाँ, अभिशाप है यहाँ। आपका नाम क्या है? नित्यानंद झा। आपका काम क्या है? काम खेती गृहस्थी, अपने घरेलू काम में। क्या प्रभाव पड़ा है लॉकडाउन का? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। जनजीवन हर तरह से, एक दयनीय मजदूर जो है कहीं काम करने के लिए जाएगा, उनको भी मजदूरी के लिए, कोई काम के लिए कोई काम जब चल ही नहीं रहा तो कहाँ करेगा काम, क्या करेगा काम वो? तो कोरोना का प्रभाव कितना पड़ा आपके गांव पे? बहुत ज़्यादा। बीमारी से या फिर बेरोजगारी से? बेरोजगारी से। बीमारी से नहीं, बीमारी 0% हमारे यहाँ, फिर भी बेरोजगारी है। फिर भी बेरोजगारी है। कुछ यूथ है हमारे साथ में, उनसे बात करवाएंगे कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है और वो रोजगार के लिए किस तरह। सर आप सामने आइए। आपका नाम? मेरा नाम अमरीश कुमार। अमरीश कुमार। क्या काम करते हैं आप अभी? मैं अभी तो हीरो फाइनेंस में काम करता काम करता हूँ। शौक से कर रहे हैं, मजबूरी से? हूँ। मजबूरी है। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरा पीजी पीजी। पूरा बताइए। पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट किस उसमें आपने किया, स्ट्रीम में किया है?
अकाउंट्स। अकाउंट्स में, अकाउंट्स करने के बाद आप हीरो में जॉब करें। तनख्वाह क्या है आपकी? मेरा 8,000। 8,000 रुपये। क्या आपको पता है दैनिक भत्ता क्या होता है? जी नहीं। दैनिक भत्ता सरकारी नौकरों को खास करके ये जो शब्द है बहुत बखूबी जानते हैं उस चीज़ को कि दैनिक भत्ता क्या होता है, और सिर्फ सरकारी एम्प्लॉय जानते हैं भारत के अंदर। अब देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इनकी मिनिमम सैलरी, मिनिमम वेजेस क्या होना चाहिए, इनको नहीं पता है। जानकारी के अभाव हो सकती है, लेकिन ये 8,000 रुपये पे काम करते हैं। अब खुद सोचिए, वो 8,000 रुपये जो आपके एक हफ्ते की, अगर आप सिटी में रहते हैं, दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, तो आप एक हफ्ते में आपका 8,000 ज़्यादा खर्चा हो जाता है आपकी नॉर्मल लाइफ को चलाने के लिए। ये पूरे महीने अपनी ज़िंदगी को 8,000 रुपये में चलाते हैं, जिनमें इनका भी एक्सपेंस है, घर वालों का एक्सपेंस है। कैसे चल रही ज़िंदगी फिर? परेशानी से भी चल रही है। तो क्या सोचा आगे फिर, कैसे मदद आनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए सरकार के लिए, सिस्टम के लिए? आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ अभी तक मिल नहीं रहा है। लॉकडाउन में काम भी बंद था, इनकम पे भी प्रभाव पड़ा है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी अभी हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कोई सॉल्यूशन आप देना चाहें सरकार को? थोड़ा इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को, कुछ हम लोगों के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ठीक है। आपको लगता है कि बेरोज़गारी भत्ता एक ऑडिट करवा के, अभी सर ने कहा था कि हर चीज़ की ऑडिट होनी चाहिए, अगर ऑडिट की जाए तो आपको लगता है कि बेरोज़गारी भत्ता प्राइवेट सेक्टर के लोगों को, जिनके पास नौकरी नहीं है, जो यूथ हैं 18 साल से ऊपर के, 21 साल से ऊपर के, उनके लिए होनी चाहिए? 15,000 से तो ऊपर होनी चाहिए मंथली इनकम 15,000 से ऊपर होनी चाहिए मिनिमम, आप ये सोचते हैं? आपकी उम्र क्या है? 22। ग्रेजुएशन आप पास कर लिया है, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जी सरकार से कोई सहायता नहीं, जी बिल्कुल। सिस्टम से आप नाराज़ हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, ये हमारे यूथ हैं। ठीक है, आपने कहा था कि आप किसी राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं? हमने राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। किसी दल की आपको कहा जाए कि इस गांव में 3 परिवर्तन करना है, ये गांव खुशहाल हो जाए, क्या करेंगे आप? इस गांव में पहले तो शिक्षा व्यवस्था हमारा सही हो, जैसे कि फिर लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना किसी भी प्रकार का रोजगार मिलना चाहिए, हर घर को एक न एक रोजगार मिलना चाहिए। ओके। हाँ, और कुछ? और मैं क्या कहूँ इससे ज़्यादा आपको, रोजगार अगर शिक्षा मिल गया तो रोजगार मिल गया। आपका नाम सर? दोनों से। रमन कुमार झा। रमन कुमार जी, क्या करते हैं आप? हम तो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं। टीचिंग लाइन जुड़े, पढ़ाते हैं बच्चों को? कब से? 17 से पढ़ा रहे हैं। क्या प्रभाव पड़ा है लॉकडाउन का बच्चों के ऊपर? लॉकडाउन में बच्चों के ऊपर तो प्रभाव पड़ा ही है, और हम लोगों को भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तनख्वाह कितनी मिलती थी आपको? तनख्वाह 10,000 मिल रही थी। 10,000। क्वालिफिकेशन क्या आपकी? क्वालिफिकेशन मेरा MA है, BEd भी किए हैं। ये देखिए, MA और BEd करने 10,000 रुपये कमा रहे हैं, और ये जनाब 8,000 रुपये कमा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद। ये हमारा भारत है, ये ग्राउंड है जहाँ से हम बात कर रहे हैं, और ये सच्चाई है। बड़े बड़े वादे सब करके जाएंगे, आप कहाँ पे हैं उस हालत को देखने कोई भी नहीं आएगा। समझदार बनिए, खुद को समझिए कि आप क्या सोचते हैं। MA करने के बाद 10,000 रुपये तनख्वाह पे जॉब कर रहे हैं, कभी फील हुआ कि आप भारत में रहते हैं? जी, फील तो हो ही रहा है। हो रहा है। हाँ। अच्छा लग रहा है? अच्छा क्या लग रहा है, मजबूरी है। यही आपकी मजबूरी सुनना चाहते हैं। ये एक तंज है, ये आपके लिए, मैं कोई कम्प्लीमेंट नहीं दे रहा हूँ आपको, ये तंज है आपके और ऊपर। हम जो अभी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2000 लगभग रखिए 14-15 से जितने भी हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, उस समय जो लगभग हो गया है 700, 800, 10 हज़ार 1200 लग रहा है अभी। पहले हम लोग को मतलब 100 रुपया में 200 रुपया हम लोग फॉर्म भर देते थे। ये भी एक समस्या हम लोग के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोगों से इतना पैसा जो है उसलिए किया जा रहा है, और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कोई हिसाब किताब नहीं। आइए सर, आप आइए, कुछ कहना चाहते हैं आप? आइए, सामने आइए। आप आइए सर, आप बात कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो। सर, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार झा उर्फ गुड्डू झा है। ठीक है, कब से आप इस गांव में, मतलब कि काफ़ी दिन से मैंने सुना आप समाज सेवा का काम करते हैं? देखिए, अपने इस गांव थोड़े इधर आ जाइए। जी, इस गांव का ही सेवा मेरा धर्म है, क्योंकि इस गांव से जुड़े हैं, इस गांव में पैदा हुए हैं। इस भारत माता के इस गांव में मुझे गर्व है कि मैं भद्रेश्वर गांव में पैदा हुआ हूं। इस मिट्टी से आपको बहुत प्यार है? बहुत प्यार है, और ख़ास करके इस भारत में हमारा जो गांव है, काफ़ी इस गांव के लोग खुशहाल रहते हैं अपने बदौलत। किसी सरकार के मोहताज नहीं है? बदौलत मोहताज नहीं है, क्योंकि सरकार की जो सुविधाएं हैं, क्योंकि हम लोग सवर्ण से आते हैं, सरकार की तरफ से
पढ़ाई की मार से मारे हुए हैं, ठीक है। रोजगार से मारे हुए हैं, ठीक है। और ऊपर से जो लाभ आते हैं उसके मारे हुए हैं हम लोग। तो हम सिस्टम की जब बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो आरक्षण का खेद आपके अंदर भी है। जी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यदि सरकार ने नियम बनाया, आरक्षण हर एक वर्ण को दिया है, तो वो भी एक मानव है, हम भी एक मानव है। बिल्कुल मानव जाति हैं। हर एक में बड़ा और छोटा का होता है। बिल्कुल होता है। हर कोई पैदाइशी अमीर नहीं होते हैं। कोई सड़क पे आता है और उसका ग्राउंड जीरो होता है और वहाँ से उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन मजबूरी क्या होती है, वो सवर्ण होते हैं। अच्छा, मजबूरी आप होती इसका है। एक बार देखिए, हमारे काफ़ी लोग ऐसे जुड़े हैं हमारे साथ जो सिटी में रहते हैं, उनको शायद इस हिंदी शब्द का मतलब ना पता हो। इसको समझाइए, श्रवण का मतलब क्या होता है? सवर्ण का मतलब होता है जो फॉरवर्ड क्लास के जो लोग कहते हैं, ऊंची जाति के। फिर से वही बात है, भारत के अंदर जब भी हम कभी पिसे हैं, घिसे हैं और मरे हैं, कटे हैं, तो उसमें बात यही आती है कि जाति के नाम पे आपको लड़ाया जाता है, लेकिन जाति की असलियत क्या है? आप मेरे पीछे घर, हम कोशिश करेंगे आपको शॉर्ट वीडियो दिखाने की। ये घर भी कच्चे ही बने हैं, इसका मकान भी मिट्टी से ही जुड़ा है, लेकिन ये लोग ऊंची जाति के श्रेणी में आते हैं। चूँकि हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, फिर भी आपको बताना चाहेंगे, चूँकि भारत के संविधान में ऐसा लिखा है, उसके ब्याह पे आपसे बात करेंगे। ये लोग भी किस तरह से बोले, बासमती राइस नहीं खाते हैं, ये लोग भी वही राइस खाते हैं जो 20 रुपये 18 रुपये किलो मार्केट में मिलता है। 60 रुपये किलो राइस ये नहीं खाते, ठीक है। लेकिन इनको एक वर्ग से काट कर रखा गया है। जो इनकी प्रॉब्लम है, आप इनके चेहरे पे देख सकते हैं, इनके भावनाओं को समझ सकते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। जी देखिए, हम लोग उस पतंग की तरह हैं, जब मन हुआ उसको उड़ा दिया गया आकाश में और धागे को फिर काट दिया जाता है। हम लोग को इलेक्शन आता है, सिर्फ ऊंची जाति के नाम पे, फॉरवर्ड क्लास के नाम पे आके यूज कर रहे हैं, हम लोग को भड़का रहे हैं, बदलाव करवा रहे हैं, ले जा रहे हैं, वोटिंग करवा दिया जाता है हम लोग के सारे समाज में, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोग तो को। उस वक्त ये सवाल क्यों नहीं आते? मतलब जैसे आप देखिए, आप एक यूथ को मार्गदर्शन देने, क्योंकि आप उम्र के जिस पड़ाव पे हैं, आपने बहुत वक्त देखा होगा इस जी, चीज़ जी, को जी। बदलते हुए। परिवर्तन की जहाँ तक बात करें, हम लगभग 20 साल से वोट गिरा रहे हैं। अच्छा, 4 टर्म हमने सरकार को देखा। लालू के टाइम से मुझे बिहार की सरकार की याद है, और अभी नीतीश कुमार। जो मेमोरी में है वो बताएंगे। जी, जो आप सुन- अपनी जो बात सुनने रखिए। की बात होती है तो बहुत, तो जवाहरलाल की बात हम सुने हैं, महात्मा की बात सुने हैं। बिल्कुल, इसीलिए गांधी की आपके बात- पास सीधे जमीन से ग्राउंड जुड़े लेवल हैं। की बात करते जी, हैं, जी। धरातल की बात करते हैं। मुझे इस बात को कहने में खेद इसलिए नहीं हो रही है कि आप एक कोई चुनाव मुद्दा इस सबसे हट के एक लोकल सही जानकारी पूछने की कोशिश कर रहे हैं। एक ग्रामीण में आकर के ग्रामीण की माहौल को, वातावरण को, उसकी फीलिंग्स को समझने के लिए आप आ रहे हैं, इसलिए हम आपको इस बात को कहने में कोई झिझक नहीं है। हमें बहुत खुशी हुई, इसलिए हम आपके साथ सीधे ज़मीन पे आए हैं कि हम आपको लोगों को दिखा सके ज़मीनी हकीकत क्या है। और हमें भी बहुत खुशी मिल रही है इस बात को जान के कि आप इसको खुल के बात कर रहे हैं। सर, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा गांव बहुत क्वालिटी गांव है, वदेसर गांव है, और यहाँ पे जितने भी आप सबसे सवाल पूछा, सब पहले ही कोई ग्रेजुएट बता रहे हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएट बता रहे हैं, कोई एमए बता रहे हैं, कोई बीएड बता रहे हैं, और जो नॉन मैट्रिक भी हैं यहाँ के, वो कुछ न कुछ अपनी क्वालिटी से ही, सरकार, पहले भी मैंने बताया कि सरकार के स्तर से ना ही हम लोगों को कोई लाभ, ना ही हमारे गांव में जो शिक्षा है, +2 स्कूल हो गई है, लेकिन अभी तक यहाँ तक पता ही नहीं है कि स्कूल में कौन टीचर है, कौन हेडमास्टर है, क्या यहाँ विधि व्यवस्था है। प्राउड मोमेंट के साथ की बात हमारे एक मित्र हैं अजीत जी, उससे आप बात किए। क्या शिक्षा की बात करते हैं? सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य का फोकस आपकी जरूरत है सर, एक बार फिर से एक बार जरूरत है, आप आइए, सामने आइए। अभी हमारे अजीत भाई बताए, उसकी फीलिंग्स को देख। सरकार हमारे पेपर में है, धरातल पर नहीं। अजीत सर, आप इधर आइए। हम लोग एक मित्र रह चुके हैं, क्लासमेट जिसको कहते हैं। आपको एक्सपीरियंस बहुत है और आपके सामने हम बहुत छोटे हैं, फिर भी सवाल पूछ रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। सरकारी व्यवस्था शिक्षा की आपके नज़रिए में क्या है? देखिए, सरकारी व्यवस्था अगर शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो नथिंग, मतलब वो जीरो बड़ा सा जो होता है ना, वो सिस्टम है। नहीं तो आज ये मान के चले कि हमारे पंचायत में कितने बोले भैया, 6 माध्यमिक और उच्च, दोनों मिला। हाँ, स्कूल 6 स्कूल हैं। और अगर वहाँ पर देखा जाए बच्चों की संख्या कि कौन से बच्चे आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, तो पता ही नहीं चलता कि एक स्कूल है। मतलब शिक्षा व्यवस्था जहाँ पे आप एक संस्थान चलाते हैं, प्राइवेट संस्थान, जहाँ पे आप एक उच्च क्वालिटी की शिक्षा देते हैं बहुत ही कम पैसों में, और एक तरफ आप एक टीचर हैं और आपको टीचर के तौर पर रखते हुए जब हम सवाल पूछते हैं आपसे कि सरकारी व्यवस्था पे आपके क्या प्रतिक्रिया हैं, तो आप बिल्कुल ही नाराज़ हैं उससे। चेंजेस कैसे होने चाहिए?
हमने पहले ही कहा था कि आप वहाँ से अनाउंस करते हैं कि हमने ये किया, हमने शिक्षा के लिए ये कर दिया, आपको एक बड़ा सा बिल्डिंग बना के दे दिया, आप वहाँ बिल्डिंग में पढ़ाई हो रही कि नहीं, इसकी इंस्पेक्शन करवाइए। बिल्कुल, ऑडिट की बात आप फिर से कर रहे हैं। जी। बहुत बड़ी बात है ये आम लोगों के समझने की। ऑडिट एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे सरकार के द्वारा कुछ स्पेशल लोगों को भेजा जाता है जो बिल्डिंग से लेकर शिक्षा की क्वालिटी से लेकर खाने तक की जांच करते हैं कि बच्चे किस लेवल पे डेवलप हो रहे हैं। आज अगर एक सरकारी शिक्षक की बात की जाए तो उनकी सैलरी अच्छी खासी होती है, उससे कहीं कम सैलरी में हम लोग प्राइवेट शिक्षक जो भी हैं शिक्षा तो प्रदान ये मजबूरी है और आपका पैशन भी है और मजबूरी भी है। जी जी, पैशन भी है और मजबूरी भी है। पैशन आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि आप बच्चों को शिक्षा क्यों देना चाहते हैं, क्यों आप कम पैसे पे ही इतनी मेहनत करके अपने गांव में रह के अपने बच्चों को उस लेवल पहुंचाना चाहते हैं। जी, एक्चुअली है क्या कि मतलब मैं जब पढ़ रहा था तो उस समय मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बहुत क्वालिटी वाले बच्चे हैं, मेरे साथी थे, मेरे सहयोगी थे, लेकिन उनको उस तरह के, चूँकि उस समय प्राइवेट की व्यवस्था भी नहीं थी, ठीक है, हम लोगों को सबको सरकारी स्कूल जाना होता है। आपने उस दौर को देखा है? उस दौर को देखा बहुत नज़दीक से। और उस समय मैंने देखा कि उनकी क्वालिटी मतलब घुट के रह गई। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप जो उस समय अपने सपनों को पूरा कर सकते थे वो नहीं कर पाए क्योंकि शिक्षा व्यवस्था बहुत ही लचर व्यवस्था सब जी, और आज भी वही स्थिति है, और इसलिए आप अपना खुद का संस्थान चलाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम मैं कुछ बच्चों को तो कम से कम उस लेवल तक लेके आऊँगा, उनकी जो सब सोच होंगी उनको सहारा मिल पाएगा। जब बात हम देश की फौजी की करते हैं, देश के जवानों की करते हैं, उनको जब एक तमगा देते हैं, एक अवार्ड देते हैं, देना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ है, अच्छी बात है, लेकिन एक वर्ग, शिक्षक वर्ग, इस पे भी ध्यान देना चाहिए सरकार को कि जहाँ पे बहुत ही कम फीस के साथ लोग बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए अपनी मेहनत से आगे बढ़ाते हैं, उन शिक्षकों की पूछ कहाँ तक है, उन शिक्षकों को कहाँ तक देखा जाता है, किस नज़रिए से। ये हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, इन्होंने जो बात बोली है इस पे एक बहुत डेप्थ है, बहुत गहराई है, समझने की बात है कि जो दौर इन्होंने देखा उसको सुधारने के लिए बहुत ही कम पैसे पे प्राइवेट संस्थान चलाते हैं शिक्षा के लिए, ताकि बच्चों के भविष्य को सुधारा। सर, हमें बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, अच्छा लग रहा है कि कम से कम आप जैसे लोग मौजूद हैं हमारे देश के छोटे छोटे गाँव में। इस वजह से ही शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से चल पा रही है। चल तो नहीं पा रहे, पर फिर भी जो लोग निकल के आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे सर अपने लास्ट वर्ड में? लास्ट वर्ड में मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा हो या आप व्यवसाय के क्षेत्र में, किसी भी व्यवसाय के क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्र में आप वहाँ से जो वादे करते हैं उनकी पुष्टि हो रही है या नहीं हो रही है, इनकी जांच जरूरी है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक वरिष्ठ नागरिक, हिंदी में बात कर सकते हैं आप? हिंदी में बात कर सकते हैं आप? आइए इधर आइए। आपने एक बहुत बड़ा दौर देखा है अपनी ज़िंदगी का। उम्र क्या है आपकी? हमको 65 है। 65, 65 ईयर्स। ठीक है, आपका नाम क्या है? बुधन दास। बुधन दास। कितना चेंज हुआ है आज तक, आप जब से देख रहे हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं? बिहार कितना चेंज हुआ है? चेंज तो बहुत हुआ है। अच्छा, गांधी जी से चेंज होने लगा है। गांधी जी के बाद से जो चेंज हुआ बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। बहुत बदला कि जो चीज़ का नहीं था वो चीज़ हो गया। जो चीज़ नहीं था, जैसे कि कुछ बताना चाहेंगे, कुछ नाम लेना चाहेंगे, ऐसा क्या नहीं था जो हुआ, मतलब जिस तरह बदलाव जो आपने देखा आप है? देखिए उसी समय में राम मंदिर बन था, ये आप लोग का जन्मों न होगा। 1990 के आप जो बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आप 1560 के आसपास की बात कर रहे हैं, जब मुगल शासक आए थे उस वक्त की बात कर रहे हैं। उस चेंजेस को आप चेंजेस मानते हैं? देखिए, नहीं कर सका तो ये सरकार आने से किया। लेकिन ये तो किसी एक समुदाय की बात होगी, हम बात कर रहे हैं। बात होगा, अच्छा, जो करेगा उसी को ना नाम चलेगा। जी जी जी। सर आप आइए, कुछ कहना चाह रहे थे आप सामने। और आपका नाम सर? सुनिए, हमको बड़ा लड़का जो है BA एड करने है, ओके, छोटा जो है वो इंटर किया हुआ है, पुतहू जो है छोटी वो भी इंटर किया हुआ है, समझ गए? नौकरी क्या करते हैं वो लोग? कुछ नहीं, क्या करेंगे? आप थोड़ा सामने आइए। B.Ed, पोस्ट ग्रेजुएशन और इंटर, इनके घर में 3। सबसे खुशी की बात यह है कि इनकी बहू भी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उसके बाद जब पूछा कि नौकरी नहीं है। नहीं, अफसोस है? अफसोस तो बहुत है ना। अफसोस है। हाँ। कुछ कहना चाहेंगे सरकार के लिए?
क्या कहेंगे, बैठे हुए हैं तो उसका न मर्जी चाहिए, हम कहने से हो जाएगा। नहीं, आपका दिल क्या कहता है? दिल कहता है जो पढ़ा लिखा गरीब आदमी बैठे हैं, इतना पैसा खर्च करके सरकार कुछ मदद करेगा तो जो लोग पढ़ने में इतना मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं, उनकी मदद मिलनी चाहिए। धन्यवाद सर, आप आगे आइए, बहुत टाइम से आपको भी इस पे रखा। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मुन्नू मिश्रा हुआ। आपकी उम्र क्या है सर? मेरा उम्र 52-53 हो है। अपने दौर को किस तकाजे में तोलते हैं आप, किस तराजू में तोलते हैं आज के दौर को देख के? पुराने दौर की बात जब से आपको याद है। हाँ, याद जब से है, जब शिक्षा की बात हो रही है तो पहला बात है कि मेरे पंचायत में 6 स्कूल है कुल, और सबका संकुल यही भदेसर स्कूल है। भदेसर उसका मेन हेड ब्रांच है। हेड ब्रांच है, ठीक है। और हेड ब्रांच रहते हुए भी, रोड का साइड रहते हुए भी सबसे ज़्यादा घूसखोरी यही है। घूसखोरी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, इसको सुनना चाहते हैं लोग। यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं जी, वह अगर कोई भी स्कूल का शिक्षक को बिल भी पास किया जाता है तो उसमें भी रुपया लिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने। अगर हम आपसे इस पे ही एक काउंटर क्वेश्चन पूछें, काउंटर सवाल पूछ रहे हैं आपसे, जो खाने की क्वालिटी दी जाती है बच्चों को, उसके बारे में क्या कहेंगे? खाने की क्वालिटी के लिए हम सूचना अधिकार से इनसे रिपोर्ट मांगे थे, लेकिन ये रिपोर्ट 6 महीना हो चुका है, अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला है। लचर व्यवस्था फिर से क्यों? इसीलिए नहीं मिला है क्योंकि यहाँ सब मिली भगत है। ठीक है। जितने भी शिक्षक हैं या कि जो भी पदासीन हैं, वह मिली भगत के कारण शिक्षा तो खैर कोई भी सरकारी संस्था है वह चौपटे है। ठीक है। अब आइए नीतीश सरकार में घूसखोरी। ठीक है। जहाँ पर पहले घूसखोरी एक थाना में 500 टका चलता था, अभी 5000 देने के बाद FIR होता है। टका का मतलब यहाँ रुपया से, 5000 रुपीज़। जहाँ पर एक मोटेशन में पहले 50 टका 100 टका चलता था, अभी एक केवाला का मोटेशन में 5000 रुपया लिया जाता है। ये ज़मीन से जुड़े दस्तावेज होते हैं जो उसको पक्का करवाया था। क्लैपिंग आप समझ सकते हैं किस चीज़ के लिए बज रहा है। ये जो बात कह रहे हैं, ज़मीन सरकारी कायदे के अनुसार उस पर कोई पैसा नहीं लगना चाहिए। जब उसका हम कागज़ पत्र बनाते हैं, एक किसी के ट्रांसफ़र करते हैं किसी को दूसरे नाम से, लेकिन उस पर क्या करप्शन चल रहा है, बहुत बड़ी बात उजागर की है। सरकार को सोचना चाहिए कि इस पर भी कुछ काम किया जा सकता है। तो यही कहेंगे और क्या कहेंगे, घूसखोरी इस सरकार में, नीतीश सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस पर ही लगाम नहीं लगा सकते। बदलाव क्या है सर? बदलाव तो होना चाहिए। किस तरह से? बदलाव यही है कि एक तरफ नीतीश जी हैं और एक तरफ लालू जी के पुत्र सब हैं, सब तो खाइए है, ऊंचाई देख कहाँ रहे हैं। तो सर आप अगर अपने सामने ये आप देखिए, इनकी बातों में कितना जान है, कितना जोर है, आपको पता लग गया होगा देखने से। आप अपने यूथ को देख के, आपके सामने जितने भी सभी बच्चे हैं आपके, आप उस यूथ को देख के, उसको ध्यान में रख के क्या सोचते हैं कि बिहार का बदलाव कैसे किया जा सकता है? बिहार का बदलाव तो बड़ा ही ऊपरे वाला का हाथ में है, नीचे वाला तो लगता नहीं कि नीचे से नहीं, नीचे वाला तो ये लोग नहीं कर सकेगा, ये तो ऊपरे वाला करे। क्या कारण है सर? हम लोग कारण है? हम लोग खुद कारण है कि कभी बीजेपी, कभी भात, कभी जातिवाद, इसी में हम लोग पिछड़ जाते हैं हमेशा। बहुत बढ़िया बात, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें बता दी, समझने लायक बात है। कुछ 1-2 संदेश जो आप देना चाहें अपने सामने जो आपके बच्चे जैसे खड़े हैं उनको, देश बदलने के लिए, गांव बदलने के लिए? हम सिर्फ गांव बदलना चाहते हैं। गांव बदलने के लिए यही संदेश है कि जैसे ये लोग अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा है सब आदमी, और उसमें करे और ऊपर वाला के हाथ में छोड़ दे। सरकार तो कोई नहीं है करेगा। हम लोग जो जात में जन्म लिए हैं ना, ये नीचे भी मारता है, ऊपर भी मारता है, तो हम लोग क्या कहेंगे। बहुत बड़ी बात थी यहाँ पे। अब जो यूथ हैं गांव के, उनके नाम एक संदेश कि आप जहाँ भी रहें, आप पढ़ाई करें, आप तरक्की करें, आप देश के किसी भी कोने में जाएं, अपने गांव, अपने ज़मीन कभी नहीं उसको भूलना चाहिए। उसके बदलाव की तरफ हमेशा ध्यान दें। ज़रूरी नहीं, हमने हमारे मुकेश जी ने बात की थी, इनको प्यार है इस गांव से, और ये गांव किसी सरकारी रियायत सहायता की मोहताज नहीं है। जब भी कोई यूथ यहाँ से निकल के जाए, आप किसी भी गांव के हों, हम सिर्फ भारत की बात नहीं करें, जो हिंदी समझते हैं, जो हमें सुनते हैं, बदलाव के लिए एक ना एक काम जरूर करें ताकि आपको कभी अफसोस ना रहे। ये सेगमेंट हम यहीं समाप्त करेंगे और फिर से आपको एक अगले एपिसोड में मिलाएंगे सीधे ज़मीन से, और वहाँ पे हम मुलाकात करवाएंगे ऐसे ढेर सारे सज्जनों के साथ, उनकी अपनी आत्मकथा के साथ, उस गांव के साथ। धन्यवाद।